हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। देखिए, पीएमसी बैंक जो है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव जो बैंक है, इसका स्कैम का जो इशू है 2019 में ये इशू सामने आया था। और उसके बाद से बहुत ये इशू क्रिएट हुआ था कि किस तरह से जो लोगों ने वहाँ पे पैसे जमा करा रखे हैं, उनके पैसे कैसे वापस आएंगे, उनके पैसे डूब गए हैं, किस तरह से रिकवर होंगे। और उसके बाद आरबीआई ने कुछ एक्शन लिए और पूरे इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। और इस पूरे जो पीएमसी बैंक वाला इशू है, इसके अंदर एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है, स्पेशली जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ये है कि पीएमसी बैंक, ओके, इसको जो सेंट्रम है और भारत पे है, ये दोनों मिलके इस तरह से इसे टेक ओवर करने वाले हैं। और इसके लिए आरबीआई ने यहाँ पे प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। आरबीआई ने इन दोनों को अलाउ कर दिया है। सेंट्रम जो कि एक तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। एनबीएफसीज क्या होती हैं, जैसे आपके मुथूट फाइनेंस है, ओके, बजाज फाइनेंस है, जो कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, फॉर एग्जांपल लोन देना एटसेट्रा। लेकिन ये सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स, ये यहाँ पे डील नहीं कर सकते, तो बैंकों से थोड़ा ये अलग होते हैं। तो इस तरह से ये सेंट्रम आपकी जो फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एनबीएफसी। भारत पे को आप सभी जानते हैं, ये यूपीआई पेमेंट के लिए जाना जाता है, ओके, मोबाइल से जो पेमेंट वगैरह हैं। इंडिया की एक फिनटेक ये कंपनी है, जिस तरह से आपकी और जो कंपनीज़ हैं, ओके, फ़ोन पे एटसेट्रा इज़ देयर। और यहाँ पे इसका जो बिजनेस है वो दोनों ही, ये जो सेंट्रम और भारत पे जो दोनों हैं, इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ तक हम बात करें लैंडिंग के अंदर, ओके, लोगों को लैंड करना, मतलब लोन देने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो स्मॉल एंड मिड साइज जो कंपनीज हैं वहाँ पे ये लैंड कर रही हैं। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये पूरा इशू देखा जाएगा कि किस तरह से डिपॉजिटर्स को यहाँ पे बेनिफिट है, क्या उनका पैसा वापस आ जाएगा। और हम एक बार पूरे इशू को डिस्कस करने से पहले ये भी डिस्कस करेंगे कि ये पीएमसी बैंक का स्कैम जो था, ये पूरा इशू क्या था, और फिर यहाँ पे किस तरह से ये जो डेवलपमेंट है इसे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो और फ्री सेशंस होते हैं उनके लिंक भी यहाँ पे मिलेंगे। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। अनअकैडमी पे आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं टू गेट एक्सेस ऑफ फ्री क्लासेस। इसके अलावा पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें टू गेट मोर सच ऑसम वीडियोज़। चलिए, पीएमसी बैंक, तो न्यूज़ हमारे पास ये है कि एक सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस और आपका जो भारत पे है, दोनों मिलके और एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ये बनाएंगे। ओके, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बनाएंगे, तो पीएमसी को ये टेक ओवर करेंगे और इसके साथ ही आपका स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बनाया जाएगा। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या होते हैं? देखिए, एक तो होता है यूनिवर्सल बैंकिंग, जो हम देखते हैं जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, जो पूरी बैंकिंग सर्विसेज में जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं सब में डील कर रहे हैं। ओके, उनका एरिया कोई फिक्स नहीं है, एक पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन का सेगमेंट है उसके ऊपर, या कोई ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वहाँ तक वो सीमित नहीं है। तो वो तो हो गया यूनिवर्सल बैंकिंग, या फिर उसमें जो लाइसेंस दिया जाएगा उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस। एक डिफरेंट काइंड ऑफ लाइसेंस होता है और इस बैंकिंग का सेगमेंट होता है, इसे हम कहते हैं निश बैंक। ओके, निश बैंक या निश बैंकिंग, या फिर डिफरेंशिएटेड बैंकिंग भी इसे कहा जाता है। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट है उसको आप यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो हैं, ये आपकी एमएसएमई को, स्मॉल और मिड साइज जो कंपनीज हैं उनको ये इस तरह से सर्व करेंगे। ओके, जो फार्मर्स हैं उनकी नीड को फोकस करेंगे। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट इन्होंने यहाँ पे टारगेट कर लिया, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को ये सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ये लॉन्ग टर्म लोन नहीं दे सकते। ओके, जिस तरह से आपके एसबीआई है वहाँ पे आप बड़े बड़े लोन ले सकते हो, और तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे रहेंगे, बट ओवरऑल ये लैंड कर सकते हैं बहुत एफिशिएंट वे में। तो ये एक नया स्मॉल फाइनेंशियल बैंक इन दोनों के द्वारा बनाया जाएगा और ये आपका अलाउ कर दिया गया है। तो ये किस तरह से पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स को फ़ायदा पहुंचाएगा, पीएमसी बैंक को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएगा, इसको जानने से पहले एक बार हमें ये पीएमसी बैंक का जो स्कैम है इसे जानना पड़ेगा। देखिए, पीएमसी बैंक जो है आपका 1980s के अंदर एग्जिस्टेंस में आता है। और जब ये बैंक बनता है तो देखिए, कोई भी जो बैंक होता है उसके मेजर मेजर कुछ ओके कस्टमर्स होते हैं, जिनको बैंक वहाँ पे लोन दे रहा है एटसेट्रा। और वो जो मेजर उसके कस्टमर्स हैं वो बैंक को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। ओके, वो कैपिटल यहाँ पे लेके आ रहे हैं इस तरह से। तो जो पीएमसी बैंक है ये आपका डील कर रहा है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एचडीआईएल। ये आपकी एक तरह की रियल एस्टेट कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन और इन सब में डील कर रही है। हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या एचडीआईएल की हम बात करें तो इसने काफ़ी सपोर्ट किया है। स्पेशली 1986 में इन दोनों का लेन देन स्टार्ट होता है, पीएमसी बैंक और इनका बहुत अच्छा चलता है, काफ़ी सालों से दोनों डील कर रहे हैं।
और पीएमसी बैंक को जब कैपिटल की ज़रूरत थी तो यहाँ पे एचडीआईएल की तरफ से इनको सपोर्ट भी किया गया, ओके, इन्फ्यूज़ किया गया कैपिटल। तो इस तरह से दोनों का लेन देन चलता रहा, काफ़ी सालों तक चीज़ें अच्छी चलती रही। लेकिन क्या हुआ 2011-13 के अंदर ये जो एचडीआईएल है रियल एस्टेट, ये जो आपकी फर्म है, यहाँ पे थोड़ा इनको नुकसान होता है और इन्होंने जो पैसा लिया हुआ है उस पर ये डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट करते हैं, ओके, डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, अब देखिए कोई भी डिफ़ॉल्ट करेगा, जैसे मान लीजिए बैंक ने आपका पैसा लोन दिया हुआ है, किसी को 100 करोड़ का लोन दे दिया। अब इस पैसे पे अगर ये कमर्शियल लोन है और इसके ऊपर आपका ईएमआई, ओके, अगर 90 डेज तक ईएमआई नहीं आ रहा है, 3 महीने तक आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो आपका एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट क्लासीफाई हो जाता है। नॉन परफॉर्मिंग असेट आप क्लासीफाई कर देते हैं तो उससे ये ज़रूरी होता है, इस इन्फॉर्मेशन को आप छुपा नहीं सकते, ताकि बैलेंस शीट का पता चलता रहे कि बैंक कितना लॉस में है, कितना नुकसान हो रहा है, लोगों का पैसा सेफ है या नहीं है। लेकिन आपका ये जो पीएमसी बैंक है, इसने इस इन्फॉर्मेशन को छुपाया। रीज़न क्या दिया? अगर हम इसको एनपीए डिक्लेयर कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ओके, वी कैन नो लॉन्गर अर्न द इंटरेस्ट फ्रॉम दोज अकाउंट, तो हमें नुकसान होगा, हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक रीज़न ये दिया गया। थॉमस जो हैं ये एमडी थे, ओके, 2019 तक। इसके बाद इन्होंने जो लेटर लिखा उसके बाद ये पूरा स्कैम एक्सपोज हुआ और फिर इनको हटा दिया गया था। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने क्यों ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, क्यों ये इन्फॉर्मेशन छुपाया कि एचडीआईएल को हम जो लोन दे रहे थे उस पर वो डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, वो उस पैसे को चुका नहीं पा रहे थे, ओके। और एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न इन्होंने दिया कि इससे जो बैंक की रेपुटेशन है ना, बैंक का रेपुटेशन और एचडीआईएल का रेपुटेशन, दोनों का रेपुटेशन ख़राब होता, ओके, और फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एचडीएल की तरफ से इस लोन को वापस से रिपे करना, ओके, सच काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर। तो ये ऐसा चलता रहा। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे 2011 के अंदर, ओके, जब एचडीआईएल को थोड़ा लॉस हुआ, उससे पहले की अगर हम बात करें तो 2011 के अंदर जितना पैसा एचडीआईएल ग्रुप को दिया गया था दैट वाज 1000 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास इन्होंने दे रखा था पीएमसी बैंक ने एचडीआईएल ग्रुप को। ओवरऑल अगर हम पूरे बैंक की बात करें तो यहाँ पे लोगों के डिपॉजिट समथिंग 2800 करोड़ थे, एडवांसेस 2000 करोड़ के आसपास थे। लेकिन जैसे अभी हमने बात की कि किस तरह से इनको नुकसान हुआ 2011 से 13 के बीच में, और धीरे धीरे ये आपका जो एक्सपोजर है, ओके, एचडीआईएल ग्रुप का जो एक्सपोजर है दैट हैज़ गॉन अप 6000 करोड़, ये 6000 करोड़ पे पहुंच जाता है। पहले कितना था? 1000 करोड़। मतलब अगर बैंक लोन दे रहा है, जितना भी बैंक ने एडवांस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये अगर हम 8000 करोड़ माने, जो भी एडवांस बैंक ने दिए हुए हैं, लोन्स जो दिए हुए हैं, उस 8000 करोड़ में से 6000 करोड़ मतलब 74%, इतना सारा पैसा आपने केवल एक ही ग्रुप को दे दिया। तो ये आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट है। आरबीआई कहता है कि 15% तक मैक्सिमम आप किसी एक ग्रुप को, एक फर्म को दे सकते हो, मैक्सिमम 15% का लिमिट है, और यहाँ पे पीएमसी बैंक कितना दे रहा था? 74%। रीज़न का क्या था? जैसा मैंने बताया, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से डील कर रहे हैं, दोनों का एक ट्रस्ट रहा होगा। बट जब चीज़ें इस तरह से डिफ़ॉल्ट होने लग गई, आपका पेमेंट डिफ़ॉल्ट होने लग गया, तब यहाँ पे अगर हम रूल्स की बात करें तो वो इन्फॉर्मेशन आरबीआई के पास जानी चाहिए थी, फाइन। लेकिन आरबीआई के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है और इस तरह से ये पूरा स्कैम चलता रहता है। जब आरबीआई को ये पता चलता है, ओके, 2019 सितंबर 2019 में ये स्कैम बाहर आता है और लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे। अब देखिए, जो पीएमसी बैंक है वो एक तरह का कोऑपरेटिव बैंक है। तो उसी के बाद आरबीआई ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक्स में रेगुलेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी के रिगार्डिंग आरबीआई ने अमेंडमेंट किया और कोऑपरेटिव बैंक को कोऑपरेटिव बैंक्स का डायरेक्ट जो है सुपरविज़न अपने अंडर में अभी ले लिया है। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपका कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे पिन कर दिया जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं, टू अंडरस्टैंड कि कोऑपरेटिव बैंक्स को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है। क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स का ये जो रेगुलेशन किया गया वो पीएमसी बैंक स्कैम से ही आपका मोटिवेटेड था। यहीं से नीड अराइज हुई कि इतने बड़े लेवल पे अगर कोई स्कैम हो गया तो लोगों के जो पैसे हैं वो डूब सकते हैं, फाइन। और इस पूरे इशू को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया, क्योंकि देखिए जैसे ही स्कैम सामने आया बैंक का, तो लोग क्या करेंगे, लोग वहाँ पे उस बैंक में से अपने पैसे निकालना चाहेंगे। आपका अगर पैसा किसी बैंक में, आपको पता चल रहा है बैंक डूब रहा है या पैसे हमारे डूब जाएंगे, आप फटाफट जाएंगे और उस पैसे को निकालना चाहेंगे। तो ये जो सिचुएशन होती है इसे हम कहते हैं बैंक रन। बैंक रन की सिचुएशन में क्या हो जाता है, बैंक फेल कर जाएगा, क्योंकि बैंक के पास इतना पैसा नहीं है, ओके, जितना लोग वहाँ पे एक साथ डिमांड करने चले जाएंगे। क्योंकि बैंक ने एडवांसेस दे रखे हैं, आप पैसा बैंक में जमा करा देते हैं तो बैंक अपने पास नहीं रखता है, लोन दे देता है ना, लोन देता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तभी तो बैंक चल रहा है। सो ये बैंक रन की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, पूरे इस स्कैम को, पैनिक को थोड़ा मैनेज करने के लिए, सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया कि कितना पैसा आप निकाल सकते हो इस तरह से, और ये पूरा इशू चला, फाइन।
और इस पीएमसी बैंक को इस तरह से बात की जा रही थी कि इसको कुछ इस तरह के इन्वेस्टर्स मिल जाएं, ओके, और फाइनली हम इसको एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कन्वर्ट कर दें ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा भी वापस आने की संभावना हो सकती है। तो वहाँ पे अभी आरबीआई की तरफ से इसको अप्रूव किया गया है, और ये जो सेंट्रम, जो कि एक तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ओके, जो लोन वगैरह देती है, और भारत पे जो आपका डिजिटल एक तरह की फिनटेक कंपनी है, दोनों मिलके, ओके, 50-50% का इनका रहेगा। दोनों मिलके टेक ओवर करेंगे पीएमसी बैंक को और एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ये बनाएंगे। किस तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा, देखिए एट प्रेजेंट अगर हम बात करें किस तरह से ये जो न्यूज़ है हेल्प करेगी पीएमसी बैंक को। देखिए अगर पीएमसी बैंक का टोटल डिपॉजिट हम देखें 10,000 करोड़ के आसपास अभी है, इसके नॉन परफॉर्मिंग असेट जो हैं 3,500 करोड़ के आसपास हैं, मतलब इतना पैसा इसने दिया है जिसपे ईएमआई वगैरह आना बंद हो गया है, क्लियर। और इसका नेट लॉस 6,000 करोड़, ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। तो आप कहोगे सर ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगी, इतना ज़्यादा लॉस के अंदर चल रहा है। देखिए यहाँ पे कंपनीज इसलिए इन्वेस्ट करना चाह रही हैं क्योंकि पीएमसी जो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, इसकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, स्पेशली महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर। अब जो भी सेंट्रम है भारत पे हैं, इसको टेक ओवर करेंगी, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उनको 100 ब्रांचेज का रेडीमेड नेटवर्क मिल रहा है, ठीक है। ये जो आपकी सेंट्रम और भारत पे हैं ऑलरेडी क्या कर रही हैं, लैंड कर रही हैं, लोगों को लोन दे रही हैं। तो अगर इनको 100 ब्रांचेस का रेडीमेड ये नेटवर्क मिल जाएगा तो इनको बहुत एक पुश मिलेगा अपनी जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ है, लेंडिंग एक्टिविटीज़ है, उनको आगे बढ़ाने में। तो इनके लिए तो एक तरह से अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि ये एनबीएफसी थी, सेंट्रम आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसको आपका स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में आपका बदला जा रहा है। दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर इट। तो इन्होंने डिसाइड करा कि हम जो है सेंट्रम ग्रुप और ये भारत पे, ये दोनों मिलके 900 करोड़ रुपीज़ पहले साल में इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, और अगर ज़रूरत होगी तो 900 करोड़ और यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे इस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के अंदर। और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की शुरू की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 200 करोड़ का पेड अप कैपिटल जरूरी होता है, लेकिन अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक को आप स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कन्वर्ट कर रहे हो तो 100 करोड़ पे भी हो जाता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 200 करोड़, उससे ज़्यादा ही है, 900 करोड़ रुपये ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अ गुड थिंग। दोनों का 50-50 पे पार्टनरशिप रहेगा। एंड किस तरह से रहेगा, पहले ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, ओके, सेंट्रम जो है पहले ऑपरेशनलाइज करेगी इसको इन द नेक्स्ट 120 डेज, फिर आरबीआई इसको डोमेन में प्लेस करेगा, ओके, फिर फाइनली गवर्नमेंट से ये स्कीम अप्रूव होगी। तो ये पूरा एक प्रोसीजरल है, और इसमें एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं पूरा 6 महीने तक भी आपके लग सकते हैं, अगर कोई यहाँ पे बीच में कोई क्लेम नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लीगल इशू नहीं होता है। तो दिस इज़ द थिंग। अब हम बात करते हैं जो आपके डिपॉजिटर्स हैं, क्या उनका पैसा वापस आ जाएगा, क्या उनका पैसा सेफ है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम प्रेसिडेंट देखें, पहले अगर ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे ये बैंकों को इस तरह से मैनेज किया गया है, बैंक घाटे में चले गए हैं और आरबीआई ने पूरे इशू को डील किया है, तो जो प्रीवियस आपके इश्यूज हैं या जो प्रेसिडेंट हैं वो तो यही शो करती हैं कि हाँ, जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा वापस आने की पूरी पूरी संभावना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आशा की किरण है, डिपॉजिटर्स को थोड़ा रिलीफ है कि अब इस इशू के बाद में हमारा पैसा वापस आ सकता है। लेकिन अब ये पैसा कितना आएगा, क्या पूरा पैसा वापस आ जाएगा, नहीं आएगा, दैट विल डिपेंड ऑन द स्कीम एग्रीड बिटवीन द आरबीआई एंड द सेंट्रम भारत पे। इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उस पर डिसाइड होगा कि कितना पैसा आपका पूरा पैसा आ जाएगा या 5 लाख तक का लिमिट रहेगा, वट एवर इट इज़। तो ये टेक्निकल डिटेल्स हैं, ओके, जो यहाँ पे डिसाइड की जाएंगी। तो ये पूरा इशू हमने देखा किस तरह से पीएमसी बैंक का ये जो स्कैम था क्या था, और अभी जो अनाउंसमेंट है वो इस पीएमसी बैंक स्कैम से किस तरह से रिलेटेड हैं, और इस डिपॉजिटर्स जो हैं उनको कितना ज़्यादा यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अपडेटेड हियर, एंड अनअकैडमी के साथ आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये आपके प्लान है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान चूज कर सकते हैं। यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। 23 जून से आपके नए बैच कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। जो बच्चे 2021, 22, 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे बैचेस में जा सकते हैं। आइकॉनिक के कुछ एडेड बेनिफिट हैं। ये आपका बैच है जहाँ पे पर्सनल मेंटरिंग दी जा रही है। 23 जून को ये बैच क्लोज हो जाएगा। ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर है आइकॉनिक का, इसके लिए जा सकते हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक है। 20 बुक्स हिंदी इंग्लिश में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ऑप्शनल के लिए आप जा सकते हैं। दिस इज़ द फी स्ट्रक्चर हियर। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड है, और ये कॉम्बो ऑफर में 35% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है, ओके। और ये ऑफर भी आपका 23 जून तक वैलिड है। कोई भी क्वेरी है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। हर संडे को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, लिंक इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द पाथफाइंडर टू गेट मोर सच वीडियोज़। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।